ये सिर्फ एक कहानी है, किस्सा गोई है, समाज के भीतर का सच है या फिर बदलाव है। जिस भी रूप में देखना है देख लीजिए, लेकिन इसके आगे के हालात जब मौजूदा वक्त में सामने आकर खड़े होते हैं तो ये सवाल तो है, उस दौर में जो एक आशंका थी, मौजूदा वक्त में ये सच इस खूंखार तरीके से कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं, जो हत्यारे हैं उन्हें सजा भी नहीं होती। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो कानून जब भीड़ के हाथ खिलौना बन जाता है तो क्या होता है, ये आपके सामने है। और बीते दिनों ये वो चंद नाम है जो भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में पीट पीट कर जिन्हें मार डाला। यानी भीड़ की मानसिकता ऐसी, ना वो उम्र देखती है, ना धर्म, ना लिंग देखती है, और ना उसे इस बात से मतलब कि पीड़ित, अनपढ़ या प्रोफेशनल कोई होगा। उसे तो इस बात से भी नहीं मतलब कि कोई कानून काम करता है। तभी तो कर्नाटक के बीदर में 32 बरस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी बच्चा चोर समझ लिया जाता है, और अहमदाबाद में 40 बरस की महिला को भी पीट पीट कर मार दिया जाता है, और हैदराबाद में जिस 52 बरस के भिखारी को बच्चा चोर समझकर मार डाला गया, वो दरअसल ट्रांसजेंडर बनकर एक होटल में गया था। रमजान का वक्त था, होटल पहुंचा था, पर क्या कीजिएगा। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई कहानी तो नहीं, काबुली वाला सरीखा कोई चरित्र होगा जो बच जाएगा? जी नहीं। 52 साल के चंद्रैया को सरे बाजार दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, और करीब 100 लोगों की भीड़ उसके पीछे थी। उसे पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया। लेकिन इस हत्या के जुर्म में पुलिस ने सिर्फ 14 लोगों को गिरफ्तार किया, और जिन्हें गिरफ्तार किया उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई। 2 महीने बीत चुके हैं, पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की। और भीड़तंत्र की यह सजा कितनी क्रूर होती है, हम आपको ये तस्वीर भी दिखा नहीं सकते। 26 साल का कालूराम काम की तलाश में पुणे से बेंगलुरु गया था। वो टाइल लगाने का काम करता है, लेकिन बेंगलुरु के पेंशन मोहल्ला के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के आधार पर उसे बच्चा चोर समझ लिया, और डंडों और क्रिकेट के बैट से उसकी पिटाई कर दी। हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर घसीटा गया। उसके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था, लेकिन भीड़ इस क्रूरता का, इस हिंसा का मजा ले रही थी, वीडियो बना रही थी। और जब यह सब हो रहा था तो लोकतंत्र के रखवाले खाकी वर्दी वाले कहां थे पता नहीं। करीब 50 लोगों की भीड़ ने हिंसा का यह तांडव किया। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया, FIR दर्ज की, पर 15 को तुरंत जमानत मिल गई। और 2 महीने फिर बीत चुके हैं, एक आरोपी अब तक फरार, चार्जशीट दाखिल नहीं। और अहमदाबाद के इस कच्चे से घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहां रहने वाली शांता देवी को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर मार डाला। लोगों ने एक ऑटो रिक्शा पर हमला बोला। ऑटो रिक्शा में 4 महिलाएं सवार थी, उसमें से एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें उस महिला की मौत हो गई। सरदार नगर इलाके की वो महिला थी, और मेरे पीछे अब जो देख रहे हैं वो इसी महिला का घर था। पर इस घटना में भी पुलिस अब तक सिर्फ 6 लोगों को गिरफ्तार करने से ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। सिर्फ बच्चे को लेकर अफवाह भर नहीं, गौरक्षक भी तो हैं, लेकिन गाय की चिंता क्या वाकई है? दिल्ली में ही खबर आई। दिल्ली का इलाका है द्वारका, देखिए वहां क्या हुआ। इस वक्त हम दिल्ली के ही छावला इलाके के घुम्मन हेड़ा गांव में हैं। आपको बता दूं, ये जो आप गौशाला देख रहे हैं, ये आचार्य सुशील कुमार गौ सदन नाम की एक ट्रस्ट है, वो चलाती हैं। और पिछले 2 दिन के अंदर इस गौशाला के अंदर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 36 गाय की मौत हो चुकी है। जो बीती रात है उसमें 16 गाय ने इस गौशाला के अंदर दम तोड़ दिया। परसों रात को 20 गाय की मौत हो गई थी। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से एक कमरे के अंदर ठूस ठूस कर ये जो गाय है वो भरी गई थी। इनके जो शव है वो यहाँ पर पड़े हैं। ये बीमार हो रही थी सारी। अच्छा, डॉक्टर है नहीं यहाँ पे? एक भी डॉक्टर नहीं है? कोई नहीं है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? कि चारे की और दूसरी व्यवस्थाएं हैं क्या? कुछ नहीं है जी यहाँ, कुछ भी। सब चारा वारा, ना पानी है ना चारा है। जब कोई गाय बीमार होती है तो उसका कैसे ख्याल रखते हैं? कहाँ से डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आता ही नहीं जी यहाँ पे, आए नहीं रहे डॉक्टर।
आपने ट्रस्ट वालों से शिकायत नहीं करी कभी, किसी पुलिस को बुलाया और प्रशासन से शिकायत करी हो? सबसे करिए जी, कोई नहीं सुनता यहाँ। सबको कहा लेकिन कोई नहीं आया। ये कौन सा किस्सा है, ये कौन सी किस्सा गोई है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो नहीं सोचा होगा कि काबुलीवाला जब लिख रहे हैं उस वक्त तो जिक्र मेवे का होता था, लेकिन अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो तो अनाज के चंद दानों का जिक्र कर रहे हैं। और उस देश में, जिस देश के भीतर भोजन का अधिकार है यानी खाने का अधिकार दिया गया है, उसके मातहत जो सब्सिडी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमने परखा दिल्ली में जो भूख से मौत हो गई, उसके बाद देश के हालात को जरा देखिए इस रिपोर्ट को। कुछ भूखे भी सो जाते हैं, बाल बच्चे क्या करें। तो क्या होते इतना पैसा दाना पानी खर्चा हो जाता नहीं हो, पूर्ण नहीं पड़ता है। भोजन बना था क्या कल? ना कल ना भोजन बना। क्यों? अब खराब से बना करते भोजन कहाँ से बने? अच्छा, अनाज नहीं था इसलिए भोजन नहीं बना, उपवास करना पड़ा। हाँ, अनाज मिले छे? हाँ, 2 महीना पर 3 महीना। महीना में नहीं मिले छे? ना, महीना में जो है से एमओ जो है से मिली भगत से माल बेचवाने का एमओ काम करता है, डीलर्स। 4 राज्य, एक योजना और हर पीड़ित परिवार का दर्द भी एक सरीखा। जो अनाज सरकार से मिलता है वो पेट भरने के लिए काफी नहीं, यानी और मिलना चाहिए। तो जब दिल्ली में ही अंधेरा है तो देश के बाकी राज्यों में क्या होगा? 2 दिन पहले ही तो दिल्ली में भोजन का अधिकार, राशन कार्ड ना होने तले दम तोड़ गया। 3 बच्चियों के इन चेहरे को कोई कैसे भूल सकता है? और मां का दर्द। मतलब जिस भूख से दिल्ली में 3 बच्चियों ने दम तोड़ दिया, उस भूख से उसी देश के बाकी राज्यों के गरीब परिवार हर दिन 2-4 होते हैं। कितने दम तोड़ेंगे, कितने दम तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं, कोई नहीं जानता। तो ये कुशीनगर का जवही महली मुस्तकिल गांव है और इस गांव में रहते हैं हद्री प्रसाद। इनको सरकारी राशन मिलता है लेकिन 2 लोगों के हिसाब से, जबकि घर में सदस्य हैं 6। और लाचारी इतनी कि महीने के आखिर में भूखे पेट सोने की नौबत आ ही जाती है। बाकी का दर्द मां से सुन लीजिए। माता जी, आपको ये कल भोजन मिला था क्या? भोजन कहाँ मिलता? तो कैसे फिर रहती हैं आप? भोजन जाओ ले खोली। बांदा के पलहरी गांव का ये परिवार खुशकिस्मत है। 15 सदस्यों का परिवार है, कमाने वाले 7 हैं। सरकारी राशन कम मिले या फिर मनरेगा में भले काम ना मिले, जैसे तैसे पेट भरी जाता है। लेकिन फूलचंद का परिवार इतना खुशकिस्मत नहीं, क्योंकि कुछ सेर सरकारी अनाज 7 लोगों का पेट भर नहीं पाता। तो क्या होते इतना पैसा दाना पानी खर्चा हो जाता नहीं हो, पूर्ण नहीं पड़ता है। और विदिशा से 10 किलोमीटर दूर बसे सोठिया गांव के भागमल का दर्द आप पहले ही सुन चुके हैं। अब उस अभागी मां का दर्द सुनिए जो 25 किलो अनाज के आसरे अपनी विधवा बेटी और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। लाख मिन्नतों के बाद भी कार्ड पर बच्चों का नाम चढ़ता नहीं तो अनाज का कोटा बढ़ता नहीं, पर पेट का क्या कीजिएगा, उसे तो कुछ चाहिए। अनाज मिलता है राशन कार्ड पे? मिलता है ना, 20 किलो मिलता है। 20 किलो क्या मिलता है? गेहूँ और 5 किलो चावल। कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? 6 जने हैं हम। हो जाता है पूरा? नहीं होता। और खाद्य सुरक्षा योजना कैसे बिहार और झारखंड की सीमा में घुसते ही हांफने लगती है, इसकी वानगी सहरसा से लेकर चतरा तक देखने को मिलती है। सहरसा में बिरहा गांव में जब हमारी टीम पहुंचती है तो यहां लोगों का दर्द जुबां पर आ गया। यहां कई ऐसे गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवार जिनके राशन कार्ड नहीं बने, जिनके बने उन्हें नियम के मुताबिक हर महीने अनाज नहीं मिलता, क्योंकि डीलर सारा अनाज 4 गुना दर पर ब्लैक में बेच देता है, तो वो इन्हें क्यों दे? तब वापसी भेज दे छे। डीलर कल के राशन कार्ड नहीं है तोरा का कुछ नहीं छे से मिलते। अनाज मिले छे? हाँ, 2 महीना पर 3 महीना। महीना में नहीं मिले छे? ना, महीना में। और जिस झारखंड में संतोषी भात भात कहते हुए दम तोड़ देती है और उस राज्य के मुखिया रघुवर दास उसी सूबे में सरकारी राशन का कैसे बंदरबाट
करने से रोक नहीं पाते। सब कुछ तो आंखों के सामने है। बेलहर गांव के लट्ठा नियम के हिसाब से 35 किलो अनाज के हकदार, लेकिन मिलता है 20 किलो। बाकी का डीलर नहीं देता, लेकिन अंगूठे का निशान लगवा लेता है। कल 20 किलो मिला। हाँ, अंगूठा दे रहा अंगूठा से अंगूठा नहीं दिया जो है से एमओ जो है से मिली भगत से माल बेचवाने का एमओ काम करता है डीलर्स। तो जिसे जैसा मन करता है वैसे उस योजना को चलाता है, कहें तो धांधली करता है। और सरकारी रिकॉर्ड में सुनहरा हिंदुस्तान हर किसी को दिखाई देता है। यानी हर रिपोर्ट वहां से चले और दिल्ली पहुंचे तो सब कुछ हरा भरा दिखाई देगा, और उसके बाद अलग योजना का ऐलान भी हो जाएगा। और उस शोर तले गरीब सिसकियां लेने को मजबूर, पर उसकी आवाज में कहां दम होता है, वो तो भूखे पेट सोता है। तो फिर सिसकियों की आवाज कौन सुनेगा? कुशीनगर से संवाददाता अखिलेश तिवारी, बांदा से अभय निगम और विदिशा से प्रीतेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि मुश्किल हालातों को दिखाते हैं और सरकार सोई रह जाती है। जी नहीं, सरकार जागती भी है। 2 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी बनारस के अंकित की, जिसका हार्ट का ऑपरेशन होना था और एम्स ने तारीख दी थी 2024 की, यानी 6 बरस बाद की। बंबई से एक फ़ोन भी आया था, कहा था मदद करेंगे। बात हो गई, मदद करेंगे, लेकिन सरकार जाग गई। एम्स का टेलीफोन गया और उसके बाद आज हॉस्पिटल में बुलाया गया। कल तारीख दे दी जाएगी। जरा सुन लीजिए। मुझे फ़ोन आया है, अनुप्रिया पटेल जी के पीए का फ़ोन आया है कि आप एम्स में 9 बजे तक पहुंच जाइए। तो हमको लगता है कि एबीपी न्यूज़ का असर है। इसके वजह से हमको काफ़ी लोगों का, नेताओं का, प्राइवेट संस्थाओं का, बहुत लोगों का फ़ोन आया। एक नई उम्मीद बनी है कि अब लग रहा है कि मेरे बेटे का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए, तो अंकित के ऑपरेशन की तारीख कल मिल जाएगी और कहा गया है 10 दिन के भीतर ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छी बात है, सरकार कार्रवाई कर रही है। 12 लेकिन सरकार योजनाओं का ऐलान करती है, ऐलान करते चली जाती है। हम उस तमाम योजनाओं पे आए उससे पहले एक योजना का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि वह माओ से जुड़ा हुआ है, यानी मां से जुड़ा हुआ है। जरा रिपोर्ट देखिए। कोई पैसे आपके अकाउंट में अब तक आए हैं या आपको बताया गया है कुछ इस तरह से? नहीं। मातृ वंदना योजना है सरकार की, उसके तहत आपको पैसे मिले? जी नहीं, कोई पैसे नहीं मिले हमें। 6,000 रुपये मिलते हैं। 1 रुपया भी ना मिला। प्रधानमंत्री की योजना हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, उसमें पैसे नहीं मिले थे। मुझे प्रधानमंत्री योजना से कोई अभी तक फायदा नहीं है। पहले में जो पैसा मिलता है मुझे नहीं मिला है। अब से ठीक कुछ महीने पहले ही जिस योजना का ऐलान गाजे बाजे के साथ केंद्र सरकार ने पूरे देश में किया था, उसी मातृवंदन योजना का सच सुना आपने। और अब सच दिखाने के लिए सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। दिल्ली से सटा इलाका है, जिसके सिरे मातृवंदना योजना में यूपी का सबसे फिसड्डी जिला बनने का सेहरा बंधा है। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में बैठी हैं ये है सोनम, और इनकी गोद में जो बच्ची है वो इनकी पहली संतान। बच्ची का जन्म गाजियाबाद के ही सरकारी अस्पताल में हुआ। कायदा कहता है इन्हें प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 3,000 रुपए मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्या सरकारी अस्पताल में हुआ या प्राइवेट? सरकारी। कोई पैसे आपके अकाउंट में अब तक आए हैं या आपको बताया गया है कुछ इस तरह से? नहीं। कितने दिन का बच्चा हो चुका है? 6 दिन का। आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया आज तक? नहीं। कोई आपको बताया भी नहीं गया किसी तरीके से? नहीं। और ये दर्द इकलौती सोनम का नहीं, बल्कि गाजियाबाद का सच तो ये कि जिले में 1,692 रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाओं में से सिर्फ 1,174 महिलाओं को ही पहली किश्त दी गई। शहरी इलाकों में पिछले 3 महीनों में सिर्फ 70 महिलाओं का ही पंजीकरण हुआ। और अब सरकारी महकमे का रोना भी सुन लीजिए। अर्बन में थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की काफी कमी है और अर्बन क्षेत्र हमारा काफी बड़ा है। और इससे पहले देश के बड़े शहरों में प्रधानमंत्री मातृवंदना की जमीनी हकीकत आपको दिखाएं, उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये योजना है क्या। तो इस योजना में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हर गर्भवती महिला को 3 किश्तों में 6,000 रुपए देता है। गर्भवती महिला का जब टिटनेस ऑक्साइड का पहला टीका लगता है तो 1,000 रुपए की पहली किश्त मिलती है। 180 दिन बाद दूसरा टीका लगवाने पर 2,000 रुपए की दूसरी किश्त दी जाती है। और बच्चे के जन्म से पहले 3 महीने में 3 टीके अगर लगवा लिए गए तो तीसरी किश्त 2,000 रुपए दी जाती है। इसके अलावा एक दूसरी जननी सुरक्षा योजना के तहत बच्चे के जन्म पर बाकी के 1,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं ये कागजों पर है, क्योंकि सच जानने के लिए हमारे संवाददाता रविकांत निकले, अलग अलग शहरों में निकले, पड़ताल की। और गाजियाबाद का जो हाल पता चला, उसके बाद गाजियाबाद से सटे नोएडा और दिल्ली और फरीदाबाद का हाल। हमें हर सरकारी अस्पताल में ऐसी महिलाएं मिली जिन्हें प्रधानमंत्री मातृवंदना के तहत जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला।
कभी अधिकारियों की वजह से, कभी जानकारी के अभाव में और कभी तकनीकी कारणों से। प्रधानमंत्री की योजना हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, उसमें पैसे नहीं मिले थे। मुझे प्रधानमंत्री योजना से कोई अभी तक फायदा नहीं है। पहले में जो पैसा मिलता है मुझे नहीं मिला है सरकार की तरफ से। पहले टीके के बाद जो पैसा मिलता है आपको, वो पहला टीका लग गया? हाँ, वो भी लग गया, दूसरा भी लग गया, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। 10 महीने के बच्चे हुई है, हमें ये जानकारी मिली है कि मतलब पहले बच्चे वालों, जिसके पहले बच्चे होंगे उसको मतलब 6,000 रुपये मिलेंगे। तो हमने सारा पूरा जमा कर दिया, लेकिन हमें अभी तक पैसे मिले नहीं। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को लगता है ये योजना देश भर में लोकप्रिय है और महिलाओं को फायदा भी हुआ है। इस 7-8 महीने में ही हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्राप्ति की है और इस स्कीम को हम व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये स्कीम के लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। तो लक्ष्य 51 लाख महिलाओं को फायदा देने का, जिसे घटाकर अब 38 लाख कर दिया गया। पर समझना मुश्किल, जब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में ही योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जो दिल्ली से सटे इलाके, तो फिर ग्रामीण भारत की असल तस्वीर होगी क्या? गाजियाबाद से संवाददाता विपिन तोमर और दिल्ली एनसीआर से रविकांत की रिपोर्ट। ये तो एक योजना का जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन काबली वाले के पास तो हो सकता है बहुत तेरी योजनाएं हों और उन योजनाओं के आसरे बहुत सारे ऐलान हुए हों। लेकिन ऐलान होते हैं, लेकिन इसके बाद एक सवाल और होता है, पैसा जाता है और पैसा भी खर्च क्यों नहीं होता? एक तो होता है कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन योजनाओं का ऐलान है और योजनाओं तक पैसा पहुंच नहीं पा रहा है। ये माजरा क्या है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो देश में योजनाओं के अंबार का ये अनूठा सच कि योजनाएं सरकार की, उसे पूरा करने के लिए रकम जारी की सरकार ने और सरकार ही उतनी रकम खर्च नहीं कर पाई, तो फिर योजनाएं पूरी होती कैसे? जी, हैरत की बात है, तमाम योजनाओं के लिए 36,194 करोड़ 29 लाख रुपए जारी किए गए और खर्च हुए योजनाओं की रकम बतलाती है 7,850 करोड़ 71 लाख रुपए। यानी जितनी रकम जारी की गई उसका 20% से भी कम खर्च हुआ। तो फिर योजना पूरी होगी कैसे? और सरकार की रुचि क्या वाकई सिर्फ योजनाओं के ऐलान की है, पूरी करने में कोई रुचि नहीं? क्योंकि 4 बरस बाद सरकार की अहम योजनाओं पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने ही सवाल उठा दिए। स्टैंडिंग कमेटी ने चिंता जताई, योजनाओं के लिए जितना पैसा जारी किया गया उसका 1/4 भी खर्च किया नहीं जा सका। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया, स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 9,943 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 182 करोड़ 65 लाख रुपए, यानी 2% से भी कम। 500 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था के लिए अमृत योजना के तहत 12,447 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, लेकिन खर्च सिर्फ 29% हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी जितना फंड दिया गया उसमें से सिर्फ 38% का ही इस्तेमाल हुआ। आवास योजना में तो 20% रकम का भी उपयोग हो नहीं पाया। यानी सरकार अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं पर पूरा पैसा खर्च भी नहीं कर पा रही, जबकि हर योजना की जरूरत कितनी है ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जिन शहरों को स्मार्ट सिटी कहा गया वो पहली बारिश में डूब जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सच हर चौथे रोज टीवी पर दिखाया ही जाता है। खुले में शौच मुक्त जिले का सर्टिफिकेट अलग बात, सच बार बार नजर आता है। काम पूरा करके नहीं दे रहा है, अपना काम कर रहा है तो ये पूरी कच्चा मटेरियल लेके आया है, ये मटेरियल भी पूरा सीमेंट कमजोर है, ये पूरी ये घुर घुर के गिर रही है। यहाँ रहेंगे तो मरेंगे कि बचेंगे हम? तो सच भले कुछ हो, लेकिन सरकार का दावा विकास का, वैसे अब देश चुनावी मोड में जा चुका है। तो ऐसे में विकास योजनाओं की सुध लेगा कौन? अलबत्ता विकास के दावे और नई योजनाओं का ऐलान तो जरूर होगा। और गौरतलब है, संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को नसीहत दी है कि वह इन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इसकी राह में आने वाली अड़चनों को दूर करे। लेकिन अड़चनें दूर होगी कैसे, यह भी सवाल, क्योंकि मुद्दा सिर्फ इन चुनिंदा फ्लैगशिप योजनाओं का नहीं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकार से कहा, कई बड़ी योजनाएं बजट की कमी की वजह से प्रभावित हो रही है और इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाए जाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में संसद में माना, आधारभूत ढांचे से जुड़ी तकरीबन 343 परियोजनाएं वित्तीय संकट से गुजर रही है। लेकिन जब सरकार की तरफ से योजनाओं का जिक्र होता है तो सरकार ये कहने से नहीं चूकती, अटकन लटकन भटकन तो अतीत की बात है, अब तो तेज रफ्तार से काम हो रहा है। जरा सुन लीजिए 4 दिन पहले ही अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्या कहा गया। कांग्रेस की सरकारों के समय पर फाइलें पहले अटकती थी, फिर लटकती थी,
और उसके बाद भटकती थी। लेकिन जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार बनी, 4 सालों के भीतर 20 साल से वो लटकी हुई परियोजना आज पूर्णता की स्थिति पर आ चुकी। बहुत तेजी से काम हो रहा है, खास तौर से इस देश में सड़कें बड़े तेजी से बन रही हैं। इस बात का जिक्र बार बार होता है, तो हम आपको एक नेशनल हाईवे पर लिए चलते हैं। जरा देखिए, पूरा मामला सीबीआई को दे दिया गया। ये NH 33 है, टाटा नगरी यानी जमशेदपुर की मुख्य सड़क। एक तरफ रांची, दूसरी तरफ बंगाल। एक दिन में 7000 से ज्यादा गाड़ियां इस सड़क से गुजरती है, यानी कह सकते हैं ये लाइफ लाइन है। पर सच तो यह है कि ये डेथ लाइन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि बीते 7 वर्ष में इस सड़क पर 1088 सड़क हादसे हुए, जिसमें 590 लोगों की मौत हो गई। और मौत की वजह है NH की बदहाली या कहें गड्ढे। और ऐसा भी नहीं सरकार नहीं जानती, सरकार जानती है। 21 करोड़ रुपए गड्ढे भरने पर खर्च भी कर चुकी है, पर ना गड्ढे भरे जा सके ना ही मौत हुई। तो मामला अदालत तक जा पहुंचा कि 21 करोड़ रुपए में भी गड्ढे भरे क्यों नहीं जा सके। और अदालत में नेशनल हाईवे की तरफ से तर्क दिया गया, जिस कंपनी को काम सौंपा गया गड़बड़ी उसने की। और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा NHAI यानी नेशनल हाईवे और सरकार को जो मदद करनी चाहिए थी वो मदद दी ही नहीं गई। तो कोर्ट भी इस गोरख धंधे को समझ पाता और आंकड़ों को समझ पाता, तो उसे पता चला 1000 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा खेल है। तो उसने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई जांच के बाद में सत्ता में बैठे हुए लोग जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे। पर सवाल सिर्फ 21 करोड़ या 1000 करोड़ के खेल भर का नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे को ठीक करने को लेकर जितने रुपए खर्च किए गए, उसमें वाकई नोटों की सड़क बन सकती थी। क्योंकि करीब 1512 करोड़ का खर्च अलग अलग मदों में अभी तक दिखाया जा चुका है। और अब मामला सीबीआई के पास जब पहुंचा तो इस पर सियासत जागी। तो कांग्रेस के नेताओं ने ध्यान दिलाने के लिए नेशनल हाईवे के 33 गड्ढों को चुना और उन 33 गड्ढों में पौधारोपण कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज वृक्षारोपण की है NH 33 में, आंख खोलने के लिए सरकार का। यानी करोड़ों के बंदरबाट तले सड़क बेहाल, लोग बेहाल, और बैंक से लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी और ठेकेदारों से लेकर नेताओं के नेक्सस में सब कुछ हड़प लिया गया। और अब सियासी कटघरे में ये पूरा खेल जा पहुंचा है। अब हाईकोर्ट ने इसको पकड़ा है, अब बैंक समझेंगे और NHAI समझेगी और ठेकेदार समझेगा। तो हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सीबीआई को सौंपते हुए 4 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। यानी सीबीआई रिपोर्ट के आने, उसके बाद कार्रवाई होने और फिर सड़क ठीक होने तले टाटा नगरी की लाइफलाइन डेथ लाइन के नाम से ही जानी जाएगी। जमशेदपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। तो अब सीबीआई को जांच करनी है। सीबीआई की एक रिपोर्ट और आपको हम दिखलाएं, लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक जांच तो मेहुल चौकसी की भी हो रही है। आज हम आपको लिए चलते हैं मेहुल चौकसी, जिस देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं है, एंटीगुआ के नागरिक हैं। चले चलिए वहीं पर। दुनिया के कई देशों के भगोड़े के लिए एंटीगुआ अब ऐशगा बन सकता है, क्योंकि चंद डॉलर के निवेश के साथ एंटीगुआ की नागरिकता मिल सकती है। और ये रास्ता और कोई नहीं, मेहुल चौकसी दिखा रहे हैं। और उन्हीं की अगुवाई में हर भगौड़े को एंटीगुआ में रास्ता मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी, वो मस्ती में डूब सकता है। और इसी एंटीगुआ को भारत का नागरिक रहते हुए मेहुल चौकसी ने चुना है, नागरिकता ली है। वह भी तब जब देश के बैंकों को अरबों का चूना लगाने की जानकारी किसी के सामने आई नहीं थी, और मेहुल चौकसी ने नागरिकता एंटीगुआ की ले ली। यानी 14,356 करोड़ के पीएनबी फ्रॉड की जानकारी सीबीआई के देने से 2 हफ्ते पहले ही मेहुल चौकसी एंटीगुआ का नागरिक बन चुका था। यानी घोटाला पकड़ में आएगा तो फरार होना पड़ेगा। इसके लिए मेहुल चौकसी ने 2017 में ही एंटीगुआ का नागरिक बनने के लिए अप्लाई कर दिया था। और नवंबर 2017 में ही एंटीगुआ सरकार ने मेहुल चौकसी को नागरिकता देने की समूची कार्रवाई भी पूरी कर ली थी। यानी एक तरफ देश छोड़ने की पूरी तैयारी मेहुल चौकसी कर चुका था, और दूसरी तरफ मेहुल चौकसी के वकील ने आज कोर्ट के सामने यह तर्क दिया कि मेहुल चौकसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। और आरोप लगने से पहले ही मेहुल चौकसी तो बिजनेस करने के लिए एंटीगुआ का नागरिक हो चुका था। तो क्या देश को अरबों का चूना लगाकर कहां फरार होना, इसकी बिसात कैसे बिछानी है, सब कुछ मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ के जरिए सामने रख दिया है। और एंटीगुआ इसलिए चुना क्योंकि
एंटीगुआ का नागरिक बनना बेहद आसान। इसके लिए आपको सिर्फ 1,30,00,000 रुपए एंटीगुआ नेशनल डेवलपमेंट फंड में जमा कराने होंगे। और अगर किसी भगोड़े को लगता है कि एंटीगुआ में कोई धंधा वो शुरू कर दे तो इसके लिए और आसान है एंटीगुआ का नागरिक बन जाना। इसके लिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 2,70,00,000 रुपए निवेश करने होंगे, बस मिल गई नागरिकता। लेकिन अगर रियल एस्टेट में रुचि नहीं, अगर कोई दूसरा धंधा शुरू करना चाहते हैं, मसलन डायमंड का ही धंधा जो मेहुल चोकसी किया करते थे, वो एंटीगुआ में करना चाहते हैं, तो फिर $15 लाख यानी तकरीबन 10,30,00,000 रुपए निवेश करेंगे डायमंड के धंधे में। और खास बात यह भी, अगर एंटीगुआ के नागरिक बन गए और फिर पासपोर्ट तो आप बनवा ही लेंगे, तो उसके बाद आप बेहिचक बिना वीजा 130 देशों में जा सकते हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी और ब्रिटेन भी। यानी भारत के पासपोर्ट पर आप इतने देश नहीं घूम सकते जितने आप एंटीगुआ के पासपोर्ट पर बिना वीजा घूम सकते हैं। तो फिर दुनिया घूमते रहिए, क्योंकि नागरिकता को बरकरार रखने के लिए सिर्फ 5 बरस में 5 दिन ही एंटीगुआ में गुजारने होंगे। तो चौकसी के बाद एंटीगुआ अब कौन कौन पहुंचेगा, क्योंकि अब चौकसी का प्रत्यार्पण तो मुश्किल है। और दिलचस्प यह भी है, आर्थिक घोटाले के 3 पोस्टर बॉय अपनी अपनी रणनीति से देश की जांच एजेंसियों को छका रहे हैं। विजय माल्या भारत लौटकर पैसे चुकाने की बात कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है देश की सियासत कब कैसे करवट ले ले, और वो जानते हैं वह भी संसद यूं नहीं पहुंचे थे। राज्यसभा जब पहुंचे थे तो एक बार बीजेपी ने मदद की थी, एक बार कांग्रेस ने मदद की थी। और नीरव मोदी हांगकांग अमेरिका होते हुए अब कहां पहुंच गए किसी को नहीं मालूम। और मेहुल चोकसी एंटीगुआ पहुंचकर भारत के कई दूसरे भगोड़ों को रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। और एक बार एंटीगुआ पहुंच गए तो फिर जन्नत ही जन्नत, सीबीआई कहीं नहीं। अब सोच रहे होंगे कि कमाल की चीज है मेहुल चोकसी भी। इस देश में अरबों का घोटाला कर गए, 10 करोड़ इन्वेस्ट किया एंटीगुआ में, और घोटाला सामने आए उससे पहले नागरिकता ले ली। कमाल की चीज है। तो सीबीआई ऐसे में क्या जांच करेगी और किस रूप में करेगी? लेकिन सीबीआई तो सीबीआई है, देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है, और कोई मामला हो उसके मत्थे मढ़ दिया जाए। यही काम नीतीश कुमार ने किया। तो एक तरफ वो चंद मामले जो नीतीश कुमार ने जांच के लिए सीबीआई को सौंपे, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई की नाकामयाबियों का ट्रैक रिकॉर्ड। आरुषि कांड से लेकर 2G घोटाले तक तमाम ऐसे मामले जिसमें बरसों की जांच के बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ लगा नहीं, या कहें वो नकारा साबित हुई। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने अब एक और मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 29 बच्चियों के यौन शोषण के मामले पर जब पटना हाईकोर्ट ने सू मोटो लिया, तो नीतीश सरकार ने जवाबदेही से बचने के लिए आनन फानन में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नीतीश कुमार जी न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं, न बचाते हैं। जांच होगा, सीबीआई जांच में सामने आ जाएगा। तो जब मुजफ्फरपुर रेप केस में नीतीश सरकार की एक मंत्री पर भी सवाल उठने लगे, तो मामले को ठंडा करने के लिए एक बार फिर सहारा सीबीआई का ही लिया गया। यानी सरकार ने एक तरह से मान लिया उनकी पुलिस, प्रशासन और शासन पूरी तरह नकारा हो चुका है। क्योंकि अगर बलात्कार जैसी घटना में भी अगर राज्य की पुलिस सभी दोषियों को पकड़कर जेल भेज नहीं सकती, सजा दे नहीं सकती, और सीबीआई के पास मामला भेजकर स्थितियों को लटका देती है, तो सवाल तो गवर्नेंस को लेकर उठेंगे, और शायद इस देश की कानून व्यवस्था को लेकर भी। कोर्ट का ये सीधा का सीधा है, ये सेम फॉर द स्टेट है। ये स्टेट के लिए शर्म का विषय है। इन्होंने कहा जो हमारी इंक्वायरी पूरी हो गई, हम चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। कोर्ट ने पूछा यदि चार्जशीट फाइल की गई तो जो 4 बच्चे मिसिंग है, वो मिसिंग बच्चे कहाँ हैं? इस पे सरकार की तरफ से वकील कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पर बिहार में तो सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा कांड की जांच के सिलसिले में सीबीआई की भूमिका क्या होगी? क्या वो बॉबी कांड दोहराएगी या फिर चारा घोटाला प्रकरण? क्योंकि सीबीआई ने 1983 के बॉबी हत्याकांड को तो उच्च स्तरीय दबाव में रफा दफा कर दिया था, लेकिन चारा घोटाले में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित अनेक प्रभावशाली लोगों को अदालत से सजा मिल गई। पर सीबीआई और सरकार का सच यह भी है कि 1983 में बॉबी हत्याकांड में तब सत्ता की तरफ से यहां तक कह दिया गया था, यदि बॉबी सेक्स स्कैंडल को हम तब रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता।
तो क्या मुजफ्फरपुर बालिका गृह को लेकर भी राज्य सरकार भी इसी में फंसी है कि मामला खुल गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए मामला उस सीबीआई के हवाले किया गया जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। इसकी सबसे ताजा मिसाल यूपी का उन्नाव रेप केस है, जिसमें बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगा। जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठा दिए और एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई को अब तक जो सबसे बड़े मामले सौंपे गए उनमें केवल 3.96% में ही आरोपियों को सजा हो पाई, यानी 100 में से 96 आरोपी सीबीआई के चंगुल से बच गए। तो फिर ऐसी जांच एजेंसियों को केस सौंपने का मतलब होता क्या है? तो क्या यह मान लिया जाए सीबीआई अब सिर्फ सरकार के इशारे पर चलने वाली ऐसी जांच एजेंसी है, या सरकारों के लिए सीबीआई एक ऐसा मॉडल है जहां पर चले जाइए सब कुछ बच जाएगा, सियासत चलती रहेगी और सियासी दुश्मनों का डर दिखाकर काबू में रखने के लिए नाम लिया जाता है सीबीआई। जब पुलिस जांच प्रक्रिया फेल होती है, राज्य सरकार फेल होती है, तब मामला सीबीआई को दिया जाता है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि दरअसल पुलिस फेल क्यों हो जाती है, वो कैसे गवाहों को लेकर अदालत तक जाती है। फिल्म और हकीकत के बीच खड़े होकर इस रिपोर्ट को देखिए। परम मिलिए झारखंड के रामगढ़ में रहने वाले चुनवा करमाली से। यह देख नहीं सकते, लेकिन ये गवाही देने पहुंचे कि 2 बरस पहले डाका पड़ा, कैसे लूटपाट हुई, किसने डाका डाला और पुलिस ने जिन लोगों पर आरोप लगाया वह सब करमाली ने अपनी आंखों से देखा है। तो पुलिस के लिए गवाह बने नेत्रहीन को देखकर जज ने ही सवाल कर दिया, बिना आंख वाला व्यक्ति कैसे देखने की गवाही दे सकता है? जज बोले लागल उनके अंधा आदमी को क्यों बना गया है, फोन करल थुन नहीं करल थुन, अब करी के अभी हम जे अथी करे नियम कानून तो दे के आ गेलियो। यानी पुलिस ने रामगढ़ के कोइया गांव में हुए डकैती और लूटपाट के लिए जो कागजी कार्रवाई की, उसी को साबित करने के लिए जन्म से ही नेत्रहीन चुनवा करमाली को आनन फानन में गवाह बना लिया। एक वैसा व्यक्ति जो दृष्टिहीन थे उनको भी इसमें गवाह बनाया गया है, तो इस संदर्भ में हम लोग विशेष रूप से तहकीकात करने के उपरांत फिर कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस जो भी कहे, पर न्यायाधीश समेत कोर्ट में मौजूद हर शख्स ने जब ये सुना तो हक्का बक्का रह गया कि एक नेत्रहीन बता रहा है उसने डकैतों को देखा, लूटपाट करने वालों को देखा। आप सोच रहे होंगे कैसी कैसी किस्सा गोई है और कैसी कैसी देश के भीतर की स्थितियां हैं। मसला इतना पर नहीं, हमने शुरुआत तो काबली वाले से की थी और काबली वाले के मद्देनजर अब हमें लगता है इस देश में जब लिंचिंग की बात हो रही है लगातार जिन स्थितियों में, उसके कुछ सियासी मायने भी होते हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। अलवर की इन 3 तस्वीरों को कौन भूल सकता है? रकबर, उमार खान और पहलू खान। जी, मॉब लिंचिंग की ये तस्वीरें हैं। और अलवर में औसतन हर 4 महीने में मॉब लिंचिंग की एक वारदात हो ही जाती है और नतीजा मौत ही होता है। और नक्शे पर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मौत का ये खेल राजस्थान के अलवर सरीखे सिर्फ पूर्वी जिलों में ही खेला जाता है। अलवर के अलावे भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये वो जिले जो पूर्वी राजस्थान में आते हैं। और मॉब लिंचिंग में जो मारे गए वो सभी मेव थे और तीनों मामलों में गौरक्षकों ने खुद या फिर उनकी मुखबरी पर पुलिस ने कथित गो तस्करों को पीटा। स्थानीय मेव आरोप लगाते हैं बीजेपी शासित राजस्थान में बीजेपी के साथी संगठनों को पुलिस संरक्षण दे देती है और ये सब चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। सब सटेट है, राजनीति का मामला है और कोई मामला नहीं है। हम मेव वहाँ हमारी कोई पकड़ नहीं, कोई पहुँच नहीं, ना हमारी कोई सुनता है। तो सियासी चश्मे से देखेंगे तो इन 5 जिलों में विधानसभा की 30 सीट यानी 200 सीटों में से 30 सीट यानी 15%। अलवर में विधानसभा की 11 सीट बीजेपी का 9 पर कब्जा, कांग्रेस का 1, नेशनल पीपुल्स पार्टी का 1। धौलपुर में 4 सीट बीजेपी के पास 1, करौली में भी 4 सीट बीजेपी के पास 1, कांग्रेस के पास 3। सवाई माधोपुर की 4 सीट बीजेपी के पास और भरतपुर जिसकी 7 सीटों में से 6 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। और अब विधानसभा का बिगुल बज रहा है तो ऐसे में 30 में से 21 सीट पर बीजेपी का दबदबा पहले था तो क्या अब भी रहेगा? और राजस्थान विधानसभा चुनाव में यही 30 सीट महत्वपूर्ण हो चली है और इन 30 सीटों का मतलब है गाय की तस्करी का रूट भी यही। यूपी से चली गाय को हरियाणा पहुंचने के लिए
इन्हीं क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है। अलवर जिले में किशनगढ़ बास भी हरियाणा से सटा हुआ और जहां के बीजेपी विधायक रामहित यादव का कहना है गो तस्करों से तो पुलिस तक डरती है। दर्जनों बार ऐसी घटना हुई, अगर गो तस्कर को लेने गए हैं तो पुलिस को गो तस्करों द्वारा पीटा गया है, उन पर फायरिंग हुई है, पुलिस के लोग घायल हुए हैं। पर समूचे खेल के पीछे विधानसभा चुनाव है तो कथित गो तस्करी का मुद्दा अक्सर इन जिलों में सांप्रदायिक रंग ले लेता है। मॉब लिंचिंग के नाम पर मौत का नंगा खेल होता है और मौत पर राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से खेली जाती है। कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं जो गोरक्षक बनने के नाम पे ही इस प्रकार के माहौल को क्रिएट करते हैं और इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये राजस्थान की राजनीति है जहां एक तरफ बीजेपी के वोट बैंक के लिए मेव को निशाने पर लेना जरूरी है और फिर वो सांप्रदायिक रंग लेगा और वोट बैंक कैसे बीजेपी के लिए पुख्ता होगा ये बताने की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ मेव वोट बैंक कांग्रेस का है तो कांग्रेस मेव के पक्ष में खड़ी है, यानी लिंचिंग निशाने पर है और कांग्रेस की सियासत वहां से आगे बढ़ती है। कुछ महीने पहले अलवर लोकसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी हारी थी। यहां तक कि सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पिछड़ी थी। ऐसे में पूर्वी राजस्थान की इन सीटों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विजय विद्रोही, अलवर, एबीपी न्यूज। लेकिन सियासत इतनी तीखी कैसे हो सकती है कि कानून काम करना बंद कर दे? जितनी भी लिंचिंग होती है उसमें दोषी या कहीं आरोपी के बाद दोषी होने की स्थिति किसी की नहीं आती। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 4 बच्चे अभी क्या होगा जो भगवान करेंगे वैसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्ची है, काम कैसे गुजार करेंगे तो मालूम नहीं आता। गुजरों की लड़कियां कहती थी कि अभी तो तुम्हारा भाई मरा है कि अभी तो तुम भी मरोगी उनके साथ। भिवाड़ी मोड़ पर हमला हुआ था जी। हाँ जी, उन्होंने कट्टा चलाया था मेरे ऊपर, फायर किया था। এখন তারা কে কোথায় আছে আমার ঠিক বলতে পারবো না, আর জানিও না ঠিক। ये वो लोग जिनका कोई ना कोई करीबी भीड़ तंत्र के अंधे कानून का शिकार बना और देश का संविधान जिस कानून की बात करता है वो आज तक इन लोगों को इंसाफ दिला नहीं पाया। और इन मासूमों के चेहरे को देखिए और उस दर्द की कल्पना कीजिए कि इन्हें जिंदगी भर ये सफाई देनी पड़ेगी कि उनका बाप चोर नहीं था, क्योंकि किसी कानून ने औरंगाबाद के भरत सोनवणे और शिवाजी शिंदे को चोर नहीं कहा। बस भीड़ को लगा वो चोर है, इसीलिए उस भीड़ ने अपना फैसला भी सुना दिया और सजा भी दे डाली। शक की वजह से इन सब बच्चों का सहारा ही लोगों ने छीन लिया। उनकी उम्र भी इतनी नहीं है कि उनको समझ में आए कि उनके पिता को लोगों ने क्यों मारा। आज भी शाम होते ही ये बच्चे अपनी पिता की राह देखते हैं। उनको लगता है कि पिताजी आएंगे और कुछ खाने के लिए लाएंगे। के गया हम मंत्रालय में चौहान सर है वहाँ के, उनको मरे मिले और बड़े मंत्री से मिल के आ गए वहाँ से। मंत्रालय में जो हम कोई निवेदन देना था तो जान जाए हमारे भटके समाज के उतने निवेदन हमने दिए, पर अभी तक कोई निवाड़ा हमारे लगे नहीं है। पूरे गांव ने मिलकर भारत सोनवणे और शिवाजी शिंदे को चोर होने के शक में पीट पीट कर मार डाला। करीब 500 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तारी हुई सिर्फ 13 की और उन 13 लोगों को भी जमानत मिल गई। तो राजस्थान के अलवर के इस परिवार के हर शख्स की आंखों में डर है और सवाल भी है। डर इस बात का जो उनके बेटे या भाई के साथ हुआ, कहीं वही हाल उनका भी ना हो जाए। अलवर के भिवाड़ी में रहने वाला 16 बरस का नीरज जाटव गरीब भी था और दलित भी। इसीलिए होली के दिन डीजे बजाने को लेकर हुए मामूली विवाद पर इलाके के दबंगों ने उसे डंडों और हॉकी स्टिक से पीट पीट कर मार डाला। ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रही है पानी भरी हुई जगह, यहीं पर नीरज अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। तब कुछ दबंगों ने वहां एक ऑल्टो कार में सवार होकर आए। इसके अलावा 3-4 मोटरसाइकिल सवार भी थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनके पास कुछ लकड़ियां, हॉकी डंडे जैसी चीजें भी थी और उन्होंने यहीं पर नीरज के ऊपर जबरदस्त हमला किया था, जो उसकी बाद में उसके लिए जानलेवा भी साबित हो गया। जान से संतुष्ट तो नहीं है साहब, मीना ने वो ले देकर छोड़ दिए वो पैसे लेकर। तो एक तरफ पिता का दर्द तो दूसरी तरफ नीरज के दोस्त अजय की माँ की त्रासदी। काफी जलवो, बस मुझे तो इतना सा मुंह दिखायो, सरोकारो दिख रो बस। और हालात ऐसे की धमकियां अब भी मिलती है। नीरज की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 नाबालिग, बाकी 3 फिलहाल जेल में। और पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में रहने वाले कार्तिक घोष को पिछले बरस जुलाई में हुए दंगों के दौरान भीड़ ने धारदार हथियारों से मार डाला। इसी जगह पर, इसी रास्ते, पाइक पड़ा के इसी सड़क पे
50 से 60 की संख्या में लोग जो थे यहाँ पे हंगामा मचा रहे थे और उसी वक्त कार्तिक चंद्र घोष जो है वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो उनको इतना पीटा गया, धारदार हथियार से उनके सिर पे 3 वार किया गया। और 1 बरस बाद भी दोषियों को सजा नहीं हुई है। পুলিশের কেসে এখন কোন জায়গায় আছে আমরা তো ঠিক তো জানি না। এখন তো তাদেরকে যা যা পুষ্পাস ও বলছে না এ করেছে সে করেছে সেরকম নাম শুনছি, ঠিক ক্লিয়ার তো শুনছি না। पुलिस ने कार्तिक की हत्या के मामले में 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज जरूर की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया, पर सबको जमानत मिल गई। यानी कानून के राज में सब कुछ हो रहा है सिवाय सजा देने के, यानी भीड़ तंत्र का राज और लोकतंत्र का राज। कोलकाता से प्रकाश सिन्हा और औरंगाबाद से कृष्णा केंडे के साथ अलवर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।